तो अमेजॉन प्राइम पर रिसेंटली एक मूवी रिलीज हुई है जिसका नाम है द टुमारो वार और ये मूवी एक्शन थ्रिलर साइंटिफिक फिक्शन की कैटेगरी में आती है। अब सोचो यार, क्रिसमस के टाइम तुम आराम से अपने घर पर बैठकर फुटबॉल वर्ल्ड कप का फाइनल मैच देख रहे हो, तभी बीच मैच में कुछ मिलिट्री वाले लाइव ब्रॉडकास्ट पर आके बोलते हैं कि हम लोग 28 साल फ्यूचर से आए हैं और हमें एक जंग जीतने के लिए तुम्हारी हेल्प चाहिए, और जिससे हम लोग ये जंग लड़ रहे हैं वो लोग इंसान तो बिल्कुल भी नहीं है। तो मूवी की शुरुआत में हम अपने मेन लीड डैन को देखते हैं, जो वैसे तो एक साइंटिस्ट है मगर प्रेजेंटली हाई स्कूल में एज अ साइंस टीचर काम करता है। उसकी फैमिली में उसकी वाइफ और उसकी बेटी म्यूरी है जो उसी की तरह एक साइंटिस्ट बनना चाहती है। अब टीवी पर ये लोग फ्यूचर से आए लोगों की उसी अनाउंसमेंट को सुनते हैं जिसके बारे में मैंने तुम्हें मूवी की स्टार्टिंग में बताया था। और ये फ्यूचर का खतरा इतना बड़ा था कि सभी देशों की गवर्नमेंट ने फाइनली डिसाइड किया कि अब ये लोग सिविलियंस को एक हफ्ते के लिए फ्यूचर में जंग लड़ने भेजेंगे। और इस बात पर बहुत सारे प्रोटेस्ट भी हुए क्योंकि जो लोग फ्यूचर में जा रहे थे उनकी सर्वाइवल रेट सिर्फ 1 या 2% ही थी। एक दिन डैन को इसी फैसिलिटी में बुलाया जाता है और यहाँ डैन को पता चलता है कि वो अगले 7 साल में मारा जाएगा। तो ये लोग डैन को फ्यूचर में डिप्लॉय करने के लिए मार्क कर देते हैं। उसके लिए ये लोग उसके हाथ में एक स्पेशल तरह का ब्रेस लगा देते हैं जिसमें अगर उसने उंगली की तो उसको लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट हो जाएगी। अपनी मौत के बारे में सुन के डैन हक्का बक्का रह जाता है। वो घर लौट के अपनी वाइफ को अपनी डिप्लॉयमेंट के बारे में बताता है तो वो शॉक हो जाती है और जबरदस्ती डैन को अपने फादर के पास भेज देती है। हालांकि डैन की अपने फादर के साथ ज्यादा बनती नहीं थी, फिर भी वो फॉर द सेक ऑफ हिज फैमिली अपने फादर से हेल्प मांगने जाता है ताकि वो इस ब्रेसलेट को उसके हाथ से निकाल दे। लेकिन यहाँ भी डैन की अपने फादर के साथ लड़ाई हो जाती है और वो बिना अपना ब्रेसलेट निकलवाए ही वहाँ से वापस आ जाता है। हालांकि वो फ्यूचर की जंग में जाकर मरना नहीं चाहता, ऑफ कोर्स यार कोई नहीं चाहेगा। तो वो अपनी फैमिली को टाटा बाय बाय बोल के मिशन के लिए चला जाता है। यहाँ उसके जैसे बहुत सारे सिविलियंस रहते हैं। डैन तो एक्स मिलिट्री था मगर बाकी लोगों की फटी हुई थी। मिशन की ब्रीफिंग के दौरान इन्हें बताया जाता है कि ये लोग आज से 28 साल बाद फ्यूचर में लैंड करेंगे और अगर जैसे तैसे करके ये लोग 7 दिन तक बचे रहे तो इनको वापस बुला लिया जाएगा। लेकिन इसी टाइम फ्यूचर में इमरजेंसी आ जाती है और सभी लोगों को इमीडिएटली वहाँ टेलीपोर्ट होना पड़ता है और इनका सिस्टम भी उसी टाइम खराब हो जाता है जिसके कारण डैन के बैच वाले लोगों को डायरेक्ट आसमान में टेलीपोर्ट कर दिया जाता है। आधे लोग तो इतनी ऊंचाई से गिरने के कारण ही मारे जाते हैं। लेकिन लकीली डैन और उसके साथ के कुछ लोग एक पेंट हाउस की टेरेस के पूल में गिरते हैं और सर्वाइव कर जाते हैं। थोड़ी देर बाद सभी सर्वाइविंग लोगों को फ्यूचर कमांड से ऑर्डर आते हैं कि ये लोग पास के ही एक रिसर्च फैसिलिटी में जाकर वहाँ के सभी रिसर्चर्स को रेस्क्यू करें क्योंकि मिलिट्री वाले इस जगह को बहुत ही जल्द उड़ाने वाले हैं। तो डैन अपने पास मिलिट्री एक्सपीरियंस को यूज करते हुए सभी लोगों को लीड करता है, जहां आधे लोगों की एलियंस को देखने से पहले ही फटी पड़ी है। सभी लोग इस रिसर्च फैसिलिटी में पहुंच जाते हैं मगर यहाँ ये लोग देखते हैं कि सारे रिसर्चर्स तो ऑलरेडी मारे जा चुके हैं। तो डैन और उसकी टीम इस फैसिलिटी से जो भी काम की चीजें मिलती हैं वो सब बटोर के तुरंत यहाँ से बाहर निकलते हैं। मगर फ्रंट डोर पर ऑलरेडी बहुत ज्यादा खतरा है तो ये लोग पीछे वाला गेट लेते हैं और यहीं पर इन लोगों के साथ साथ हम लोग भी पहली बार इस खतरनाक एलियन स्पीशीज को देखते हैं जिसे मूवी में व्हाइट स्पाइक कहा गया है। सभी लोग एलियन की तरफ शूट करते हैं मगर एलियन भी कतई स्नाइपर, वो इनमें से बहुत सारे लोगों को तो दूर से ही मार देता है। जैसे तैसे ये लोग बाकी लोगों के पास पहुंचते हैं मगर व्हाइट स्पाइक सभी लोगों को मारते हुए आगे बढ़ते हैं। जो लोग इनके बैकअप के लिए आए थे व्हाइट स्पाइक्स उन्हें भी मार देते हैं। तो डैन और बाकी लोगों के पास और कोई चॉइस नहीं बचती, लेकिन वो लोग हिम्मत नहीं हारते और आगे बढ़ते हैं और फाइनली इस ब्लास्ट को जैसे तैसे सर्वाइव कर लेते हैं। जब डैन की आंख खुलती है तो वो खुद को एक मिलिट्री कैंप में पाता है और उसे पता चलता है कि वो सिर्फ 3 ही लोग इस पूरे मिशन को सरवाइव कर पाए हैं। डैन अब यहाँ कर्नल फॉरेस्टर से मिलता है और उसको ये जानकर थोड़ा सा अजीब लगता है क्योंकि उसका खुद का सरनेम भी फॉरेस्टर था। लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि कर्नल फॉरेस्टर तो उसकी खुद की बेटी म्यूरी है जो अब बड़ी हो चुकी है और वो इस पूरे मिशन की रिसर्च हेड भी है। डैन अपनी बेटी को फ्यूचर में देख के बहुत ज्यादा खुश होता है मगर म्यूरी उसे समझाती है कि अभी ये टाइम बाप बेटी खेलने का नहीं है क्योंकि अर्थ पर सिर्फ 5 लाख ह्यूमंस ही बचे हुए हैं। भाई साहब 5 लाख ह्यूमंस पूरी अर्थ पर। सोचे आप प्रेजेंट में इंडिया के सिक्किम स्टेट में इससे ज्यादा लोग रहते हैं। म्यूरी अब डैन को एक व्हाइट स्पाइक नेस्ट के बारे में बताती है जहाँ पर इनको एक बहुत ही रेयर फीमेल व्हाइट स्पाइक मिली है। फीमेल्स मेल से बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव और टफ रहती है, तो अगर ये लोग एक को जिंदा कैद कर पाए तो उस पर रिसर्च कर सकेंगे। इसके बाद ये दोनों उस नेस्ट की तरफ निकल जाते हैं जहाँ फाइनली बहुत ही मुश्किल के बाद ये फीमेल को ट्रैप कर लेते हैं। इस फीमेल को ये लोग एक बहुत ही सिक्योर ओशियन के
बीच बने रिसर्च फैसिलिटी में ले जाते हैं, जहाँ म्यूरी और डैन मिलकर उस टॉक्सिन पर काम करते हैं जो इन एलियंस को मार डाले। म्यूरी का प्लान ये था कि डैन इस टॉक्सिन को पास्ट में ले जाकर उसको मास प्रोड्यूस करेगा ताकि व्हाइट स्पाइक के आने से पहले ही पूरी की पूरी ह्यूमैनिटी इस बड़े खतरे को झेलने के लिए तैयार रह पाए। लेकिन डैन यहीं रुककर अपनी बेटी म्यूरी को प्रोटेक्ट करना चाहता था। फाइनली ये दोनों टॉक्सिन बना ही लेते हैं, मगर उसी टाइम बहुत सारे व्हाइट स्पाइक अपनी सुपर रेयर फीमेल को बचाने के लिए इस फैसिलिटी पर हमला कर देते हैं। डैन और म्यूरी इस टॉक्सिन के सैंपल के साथ जल्दी से यहाँ से निकलने का प्लान बनाते हैं, मगर व्हाइट स्पाइक सारे के सारे एयरशिप्स को तबाह कर देते हैं और कुछ ही टाइम में इस पूरी फैसिलिटी की ऐसी तैसी हो जाती है। डैन अपनी बेटी म्यूरी को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता और इसी टाइम क्योंकि उसके 7 दिन पूरे हो चुके थे, वो प्रेजेंट में टेलीपोर्ट हो जाता है। वापस आकर वो फैसिलिटी वालों से बोलता है कि हमें इस टॉक्सिन को मास प्रोड्यूस करके फ्यूचर में भेजना होगा ताकि फ्यूचर के लोग बच पाएं। लेकिन यहाँ उसे पता चलता है कि जिस टेलीपोर्टर से ये लोग फ्यूचर में जा सकते थे वो तो अब खराब हो चुका है और अब प्रेजेंट से कोई भी फ्यूचर में नहीं जा पाएगा। इस बात से वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है क्योंकि वो अपनी बेटी को फ्यूचर में नहीं बचा पाया। अपनी वाइफ से थोड़ा इस बारे में डिस्कस करने के बाद डैन डिसाइड करता है कि वो खुद ही उन सभी एलियंस को ढूंढ के उन्हें अभी प्रेजेंट में ही मार डालेगा ताकि फ्यूचर में कोई क्राइसिस हो ही ना। इसके बाद डैन डोरियन नाम के एक बंदे के पास जाता है जो व्हाइट स्पाइक के नेल को एज अ सोवेनियर इकट्ठा किया करता था। इस नेल को एनालाइज करने के बाद इन्हें पता चलता है कि इसमें तो चाइना का वोल्केनिक ऐश लगा हुआ है। मगर व्हाइट स्पाइक्स तो सबसे पहले रशिया में पाए गए थे, फिर उनके पैरों पर चाइना की वोल्केनिक ऐश कैसे? तो इसी बात का जवाब जानने के लिए डैन अपने एक स्टूडेंट के पास जाता है जो वो एक वोल्केनो प्रेमी था, यानी वोल्केनो से कुछ ज्यादा ही लगाव था उसे। तो ये बंदा इन लोगों को बताता है कि इस चीज का एक ही एक्सप्लेनेशन हो सकता है कि ये वोल्केनिक ऐश मिलेनियल इरप्शन पीरियड की हो। तो यार ये मिलेनियल इरप्शन है क्या? तो 946 एडी में एक इतना बड़ा वोल्केनिक इरप्शन हुआ था जो हजारों न्यूक्लियर बॉम्ब की पावर से भी ज्यादा था। अब वैसे तो ये वोल्केनो चाइना में फटा था, मगर यहाँ की ऐश रशिया तक में चले गई थी और साइंटिस्ट को रशिया के बहुत सारे ग्लेशियर्स की खुदाई करते वक्त ऐसे टाइप की वोल्केनो ऐश में मिली थी। लेकिन एक मिनट, एलियंस तो धरती पर 2048 में लैंड करने वाले थे, तो उनके पैरों पर हजारों साल पुरानी वोल्केनिक ऐश कैसे? तो इसका मतलब ये है कि एलियंस कभी बाहर से पृथ्वी पर आए ही नहीं थे, वो तो हजारों सालों से ग्लेशियर के अंदर ही दफन थे। फ्यूचर में म्यूरी वगैरह को भी लगता था कि एलियंस की टेक्नोलॉजी कुछ ज्यादा ही एडवांस थी और वो लोग कोई ऐसे स्पेसशिप से आए जिसको सैटेलाइट वगैरह कोई भी मैप नहीं कर पाया। लेकिन एलियंस तो बहुत टाइम से यहीं पर थे और जब ग्लोबल वार्मिंग से धीरे धीरे ये ग्लेशियर्स पिघलना स्टार्ट करेंगे तो एलियन जागकर धरती की फिर से लंका लगा देंगे, जैसा कि उन लोगों ने फ्यूचर में लगाई। तो ये बंदा अपनी नॉलेज से इन लोगों को उस ग्लेशियर के बारे में भी बता देता है जहाँ ये वोल्केनिक ऐश गिरी थी और शायद यहीं पर एलियंस भी दफन हो। ये सभी सबसे पहले एक गवर्नमेंट ऑफिशियल के पास जाके उसे इन सारी बातों के बारे में बताते हैं, मगर जब वो इनकी बात नहीं सुनता तो डैन अपने डैड के पास जाकर उनकी हेल्प मांगता है और डैन के डैड इन सभी को इलीगली रशिया के उसी ग्लेशियर तक पहुंचा देते हैं। ये लोग जब उसी ग्लेशियर पर जाते हैं तो देखते हैं कि यहाँ तो सच में एक स्पेसशिप है। अब इन लोगों के पास दो चॉइसेस हैं, या तो ये लोग फोटोज वगैरह और प्रूफ के साथ जाकर गवर्नमेंट अथॉरिटीज को इसके बारे में बताएं, लेकिन वो प्रोसेस थोड़ा सा लंबा चला जाएगा। तो ये लोग यहीं इसी वक्त एलियंस का खात्मा करने का डिसाइड करते हैं और इनको अंदर एक फ्रोजन एलियन स्पीशीज के साथ साथ बहुत सारे व्हाइट स्पाइक्स हाइबरनेशन स्टेट में मिलते हैं। यहाँ देखकर पता चल रहा था कि इन एलियंस की क्रैश लैंडिंग हुई है अर्थ पे। ये लोग एक्चुअली यहाँ पर लैंड नहीं करना चाहते थे। और तो और जो व्हाइट स्पाइक्स आगे जाकर फ्यूचर में ह्यूमैनिटी को वाइप आउट करेंगे, वो कुछ बहुत ही कम दिमाग वाले एलियंस के लिए लाइफस्टॉक या कहें एज अ वेपन काम में आते, जिससे कि वो लोग नए प्लेनेट को कॉलोनाइज कर पाते। और ये लोग उन टॉक्सिन से एक एक करके सभी व्हाइट स्पाइक्स को मार देते हैं, मगर इन सभी में कुछ दूसरे व्हाइट स्पाइक्स हाइबरनेशन से जागकर बाहर भाग जाते हैं। इसी स्पेसशिप के अंदर इन सभी को व्हाइट स्पाइक्स की एक बहुत ही बड़ी कॉलोनी मिलती है। तो डैन के साथ आए लोग खुद को सेक्रीफाइस करके इस पूरी स्पेसशिप में एक बड़ा सा बॉम्ब डेटोनेट कर देते हैं। बाहर के सारे व्हाइट स्पाइक्स भी मारे जाते हैं एक फीमेल को छोड़ के। तो डैन और उसके डैड फाइनली बहुत ही मुश्किल से इस फीमेल को आखिरकार मार ही देते हैं और बाद में गवर्नमेंट पूरा का पूरा क्रेडिट ले जाती है। बट डैन ने अच्छे खासे जोकिंग लेके फाइनली ह्यूमैनिटी को बचा ही लिया। अब यार बात करें मूवी की एंडिंग की, तो डेफिनेटली डैन ने ह्यूमैनिटी को फ्यूचर के खतरे से बचा लिया और अंत में हैप्पी एंडिंग। बट ऐसा नहीं है कि डैन ने सच में फ्यूचर को बचा लिया। व्हाइट स्पाइक्स ऑलरेडी ह्यूमन को मारकर अर्थ पर कब्जा कर चुके हैं। वो वाली टाइमलाइन में अर्थ ऑलरेडी तबाह हो चुकी है।
डैन ने बस एक बार थोड़े से अलग काम करके एक नई और हैप्पी टाइमलाइन को क्रिएट कर दिया है जिसमें ह्यूमैनिटी फाइनली सर्वाइव कर जाती है। इसी के साथ साथ बात करें एक डार्क एंडिंग की या फिर ट्विस्टेड एंडिंग की, तो फिल्म के प्रोड्यूसर्स ऐसा कर सकते थे कि एलियंस एक्चुअली डैन और उसके साथियों की दखल अंदाजी के कारण ही जागे हों, क्योंकि जैसा कि हमें पता है कि यार फ्यूचर को बदला नहीं जा सकता अनलेस बहुत सर्टेन कंडीशंस में। तो हो सकता है कि डैन के कारनामों की वजह से ही पृथ्वी की लंका लगी हो सकता है कि व्हाइट स्पाइक्स एट द फर्स्ट प्लेस कभी जागने ना वाले हों, लेकिन डैन और उसके साथी वहां गए और उन लोगों ने वहां पे धमाके वगैरह किए, उसी के कारण व्हाइट स्पाइक्स वहां से जागे हों। बट अगेन आई डोंट थिंक ऐसा कुछ हुआ है, फिल्म की हैप्पी एंडिंग ही हुई है। इसी के साथ साथ जैक स्नाइडर की आर्मी ऑफ द डेड देखने के लिए राइट वाले टैब पर क्लिक करें और जर्नी टू द मिस्टीरियस आइलैंड की मूवी समरी देखने के लिए लेफ्ट वाले पर। इसी के साथ साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग।